हेलो प्यारे मित्रों, मैं हूं संतोष यादव। आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी में पूछे जाने वाले प्रश्न, इस टॉपिक से आपका इतिहास टॉपिक से आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इतिहास के टॉप 50 प्रश्न करेंगे, जिससे आपका यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न आपका एनटीपीसी एग्जाम में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, इसलिए अंत तक आप बने रहिएगा। ये पूरे जो भी प्रश्न है आपका इतिहास के प्रश्न है, ठीक है, और मस्ट टाइप के प्रश्न है। चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका 2016 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछा गया प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है हमारा फर्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, बताइए। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर के बात बोला जा रहा है, अंतिम तीर्थकर जैन धर्म। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साथ साथ आप भी बताते चलिएगा हमें कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और नहीं तो आप अपने से देख लीजिएगा। 50 प्रश्न है यहाँ पर, 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न का आंसर सही हो पाता है आप बताइएगा, ठीक है। यदि 50 में से 35 आपका आंसर सही होता है तो समझिए कि आपकी तैयारी बेस्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये आपका महावीर थे। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कहता है कि प्रसिद्ध संत पारसनाथ का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। पारसनाथ का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर जो है जैन धर्म से इनका संबंध था, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्रों। ये देखिए आपका प्रश्न संख्या 3 है। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है, तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म से संबंध है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जितने बार आप इतिहास के प्रश्न को पढ़िएगा उतना ही आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों आपका माइंड में लोड होते जाएगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन को माइंड में सेट करना है तो इसके लिए आपको प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ना होगा। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तभी आपका प्रश्न जो है आपका माइंड में सेट हो पाएगा और उसका आंसर पता हो पाएगा, ठीक है। देखिए रटने से अच्छा है, रटने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक है कि क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने से होता क्या है कि क्वेश्चन आपका माइंड में सेट हो जाता है, इसके बाद आंसर आपका खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो पहली जैन परिषद जो है आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या ये आपका 5 है। कह रहा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर वसदी हो जाएगा, ठीक है। वसदी को कहा जाता है जैन मठ संस्थाओं, ठीक है। जैन मठ संस्थाओं कहाँ है, आपका वसदी में है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 6। इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल है, बताइए। पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये रहा आपका स्क्रीन पे। करा है कि निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? ये आपका धर्मपाल ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये रहा आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका एनटीपीसी के लिए ही नहीं, आपका अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आपका रेलवे ग्रुप डी, रेलवे से संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ पर रेलवे के जो भी एग्जाम है आपका, उसमें आपका एएलपी में भी ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बताइए, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो अभय मुद्रा का अर्थ जो है आपका निर्भीकता होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन, ठीक है। चलिए तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ कराया गया था? सॉरी, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपका अशोक के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। कह रहा है कि हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हिंदू धर्म अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये आपका आदि शंकराचार्य ने किया था, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग 11 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 11 कहता है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो भारत के सबसे पुराने सिक्के आपका पंच चिन्हित सिक्के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्नों को आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, मतलब जितना ज़्यादा बार प्रश्न इतिहास के प्रश्नों को पढ़िएगा उतना ही आपका माइंड में जो है प्रश्न सेट होते जाएगा। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो यहाँ पर मगध का राजधानी जो है, प्रश्न संख्या 12, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राजगृह। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अशोक होगा, या उदयन होगा, या दशरथ होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका उदयन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम लोग। कहता कि झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध किसने जीता? तो झेलम का युद्ध जो है सिकंदर ने जीता था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, डॉटेड में हार्ड अश्विन की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो हाई डेस्पिन की लड़ाई कहाँ पर आयोजित की गई थी या कब की गई थी? तो ये आपका 326 ईसा पूर्व की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम लोग। करा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या बिंदुसार होगा, या सुसीम होगा, या दशरथ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका। कहता है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो ये आपका महान सम्राट अशोक जो थे किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 20 देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। तो यह आपका सुसंग लिया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली जगह प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली जगह प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका गुप्त वंश हो जाएगा, या प्रतिहार होगा, या राष्ट्रकूट होगा, या मौर्य होगा। तो कौटिल्य जो है ये आपका गुप्त वंश के बारे के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त का पुत्र डॉटेड डॉटेड मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो दूसरा शासक यहाँ पर कौन था, याद रखिएगा आपका बिंदुसार था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखेंगे। कह रहा है कि मौर्य डॉटेड डॉटेड मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपका पाटलिपुत्र में था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यंक वंश का संस्थापक बताइए कौन था, बिंबसार था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 25 कहता है, एक मिनट, चलिए ये रहा आपका। कह रहा है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो धम्म महापात्र का पद का निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए। कह रहा है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ी हुई है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ी हुई है। तो ये आपका किन शासक से जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय शासक से जुड़ा हुआ एहोल शिलालेख है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। करा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो प्राचीन भारत में सोने के सिक्के जो है नियमित रूप से किसने चलाया था। तो ये आपका पार्थियन ने चलाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सोने के सिक्के की बात हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कनिष्ठ किस वंश से संबंधित थे। कनिष्ठ जो हैं ये किस वंश से संबंधित थे। तो कनिष्ठ जो है ये आपका मौर्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 29, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ वैद्य संगति का आयोजन किया। कश्मीर में, तो यहाँ पर जो है कनिष्ठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा 30, नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण उत्थान के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? गोपाल सभरवाल होगा, या नरेंद्र मोदी होगा, या नीतीश कुमार होगा, या अमर्त्य सेन होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन ने निभाया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 31 देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि विंध्य शक्ति खाली जगह वंश के संस्थापक थे, मतलब विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वाकाटक हो जाएगा। वाकाटक वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो याद रखिएगा चंदेलों के द्वारा बनवाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। करा है कि चीनी यात्री फहियान ने किसके शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान जो है आपका भारत का यात्रा किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 34। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासन काल में भारत आया? यहाँ पर देखिए हेंगसोंग के बारे में पूछ दिया, तो ये आपका किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखिए इस जगह आपका कोने में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसी जगह आप क्लिक मार दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 देख ले रहे थे हम लोग। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा, या चंद्रगुप्त प्रथम होगा, या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या स्कंदगुप्त होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या ये आपका 36 है। ठीक है, देखिए करा कि चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चाणक्य जो थे किसके दरबार में मंत्री थे? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश का राजधानी था? तो गुप्त वंश का राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 करा है कि निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो यह आपका बादामी शहर जो था चालुक्यों की राजधानी था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 39। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए पाल साम्राज्य जो है
इसका संस्थापक गोपाल था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो स्वर्ण युग जो है आपका गुप्त काल को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 42। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि किसके द्वारा रचित हर्ष रचित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तुलसीदास होगा, या फहियान होगा, या वाण्यभट्ट होगा, या कलहन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वाण्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट कीजिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा कि हर्षवर्धन के राज्य भाषा कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज्य सभा कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज्य सभा कवि जो थे ये आपका वाण्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ही राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 के बाद हम लोग 44 देखेंगे। करा है कि चीनी यात्री इत्सिंग में 3 बार ठहर कर संस्कृत सीधा था। तो संस्कृत 3 बार ठहर कर किसने सीखा था। पाटलिपुत्र होगा, या नालंदा होगा, या बोधगया होगा, या ताम्रलिप्ति होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ताम्रलिप्ति होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो ये आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन किससे संबंधित था, किस वंश से। तो आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 46 करा है कि रत्नावली की रचना किसने की थी। रत्नावली की रचना किसने की थी। तो इसका रचना जो है हर्ष ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न संख्या 47 इंपॉर्टेंट है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक जो है ये आपका हरिश्चंद्र ने है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 48। करा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका दंती दुर्ग ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है, बताइए। ईरान का प्राचीन नाम आपका फारस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फारस ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 50 देखेंगे। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजा राज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो का जो भी प्रश्न है अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।